गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है और आज हम लोग फिर एक नए क्लास को लेकर यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ एक ऐसी बच्ची है जो कि यहाँ पर हमारे स्कूल में नर्सरी में इसने एडमिशन लिया था और आज ये बच्ची 10+2 तक पहुंच गई है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बच्ची ने अपने आप को प्रमोट किया। ये बच्ची सामने आई और इसने कहा कि सर हम भी क्लास लेंगे। तो चलिए परिचय कराते हैं एक ऐसी बच्ची का जो कि यहाँ पर बचपन से पढ़ी है। हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं ऋतु सहदेव का, जो कि यहाँ पर बचपन से पढ़ाई की है और आज ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्लास लेने के लिए आई है। तो हम लोग बहुत स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लास में ऋतु का। ऋतु, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत कि तुम यहाँ पर अपने पुराने स्कूल में फिर से आई हो। तो बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। आज पहला दिन तुम यहाँ पर क्लास लेने के लिए आई हो, तुमको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है तुम्हारा? थोड़ा एक्साइटेड भी है, थोड़ा नर्वस भी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा क्लास बढ़िया होगा और बहुत सारा आशीर्वाद तुमको है। बहुत सारा सब कुछ स्कूल का जितना आशीर्वाद है वो तुमको है। तुम्हारा क्लास बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? So good morning students, I am Ritu and today we will discuss economics. So first we will see the definition of economics. That is, it is a social science that deals with the production, consumption and distribution of resources. So इसमें basically क्या है कि economics जो resources हमें provide करे जाते हैं वो limited होते हैं और उन limited resources का use unlimited होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वे में किस तरीके से यूज किया जाए ताकि उसकी प्रॉपर कंजम्पशन हो और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें वेस्ट ना हो वो रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स में हम उसकी स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू ऑन द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म्स एक्सेट्रा की स्टडी होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे इकोनॉमिक्स इश्यूज के साथ डील करते हैं इन अ लेवल इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे सारे फर्म्स, सारे हाउस होल्ड और सारे इंडस्ट्रीज की स्टडी होती है। Then we will come to the topic that is money and credit. So पहले हम देखेंगे money और money क्या है? It acts as a medium of exchange and it has been accepted universally. It facilitates the exchange process. तो money, जैसा कि money हमारे डेली बेसिस पे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Without money, I don't think we can do anything. बिना मनी के कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस नहीं हो सकता है, बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती है, कोई सर्विसेज हम लोग विदाउट मनी कोई भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है या फिर हम भी किसी को बिना मनी के सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। So when we will discuss, जब मनी नहीं था यूज में तो उससे पहले लोग कैसे प्रोसेस करते थे, एक्सचेंज प्रोसेस कैसे वो होता था जब मनी यूज में नहीं था। तो उस प्रोसेस को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। तो बार्टर सिस्टम क्या है? दिस इज द एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि लोग जब मनी नहीं था तो लोगों को अगर कोई चीज खरीदनी होती थी या फिर बेचनी होती थी तो लोग किसी से उनकी कोई चीज लेकर के अपनी चीज उन्हें दे दिया करते थे। तो ये प्रोसेस को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। और जैसे मेरे पास एक पेन है और मेरे किसी फ्रेंड के पास एक बुक है, मुझे वो बुक चाहिए और उस बुक के बदले मैं उन्हें पेन दे सकती हूँ और वो पेन लेना भी चाहते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे से ये एक्सचेंज कर लेंगे, मैं उनकी बुक ले लूंगी और मैं उन्हें पेन दे दूंगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम के बाद हम लोग इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। सो बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक ये था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस
अब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में क्या होता था, अगर मुझे किसी को कोई चीज बेचनी है और सामने वाले के पास जो चीज है वो मुझे खरीदनी है, लेकिन मेरे पास जो चीज है वो सामने वाले को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है। तो इसमें क्या हो जाता था, अगर मेरे पास जो चीज है वो सामने वाले को नहीं खरीदनी है तो वो मुझे अपनी चीज नहीं देगा, तो फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है एक्सचेंज की वो नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी। और एक और ड्रॉबैक है डिफरेंट इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे इसे एक एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, अगर मेरे पास 1 बोरा चावल है और मुझे उसके अगेंस्ट में कपड़े लेने हैं किसी से, तो अभी के टाइम के हिसाब से अगर देख लें तो कपड़े की वैल्यू और चावल 1 बोरे चावल की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस लॉस को फेस करना पड़ता था उस डिफरेंस की वजह से। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से ये यूज से हटा दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में इंक्लूड होता है वही करेंसी जो हम यूज करते हैं एज अ पेपर नोट एंड कॉइन्स। इससे पहले लोग मेटालिक कॉइन्स भी यूज किया करते थे, दैट इज कॉपर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती थी कि अगर इनके अगेंस्ट में हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो जो कॉइन्स है वो तो खुद ही एक प्रीशियस मेटल है, उसकी खुद की एक बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान एक गोल्ड कॉइन के बदले में कोई चीज नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो गोल्ड खुद ही एक बहुत ज्यादा उसकी खुद की एक वैल्यू है जो कि बहुत ज्यादा है। तो फिर ये सब हटा के फिर पेपर नोट्स और कॉइन्स यूज में आ गए। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में कुछ और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, दैट इज प्लास्टिक मनी सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड चेक्स एक्सेट्रा। देन अगर हम ये पढ़ें मनी तो फिर हमारे दिमाग में आएगा कि करेंसी को इशू कौन करता है। सो करेंसी आरबीआई इशू करता है करेंसी को, और वो आरबीआई करेंसी को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई करेंसी को इशू करता है। और रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसीलिए यूज करा जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इट हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बाय द लॉ एज वेल एज बाय द पब्लिक। नाउ वी विल सी definition of bank. So what is bank? It is a financial institution that accepts deposit and provides loan. बैंक में हम क्या करते हैं? बैंक में हम जाते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए, और कुछ लोग जाते हैं वहां पे पैसे बोरो करने के लिए, दैट इज लोन। और आरबीआई क्या है? आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। जितने भी बैंक्स के फंक्शंस होते हैं वो सारे आरबीआई के अंडर में ही रेगुलेट होते हैं, आरबीआई उन्हें सुपरवाइज करता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिपॉजिट्स इन बैंक। सो बैंक में लोग जो मनी डिपॉजिट करते हैं वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्या करता है और क्यों डिपॉजिट करता है। जैसे कोई किसी वर्कर के पास जो पैसे आते हैं, उसने जो कमाए हैं पैसे, उसके डेली नीड्स को एक्सक्लूड करके जो पैसे उसके पास बच गए, अगर वो पैसे वो घर पे रख रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसे कोई फायदा नहीं है, वो घर पे पैसे तो रख रहा है। इवन सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकती है, अगर घर आके कोई पैसे चुरा के ले जाए तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। और ऊपर से अगर घर में ही पैसे को अगर रख रहे हैं तो उसमें कोई एडिशनल तो कुछ हो नहीं रहा है कि पैसे डबल हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वही पैसे अगर हम बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मनी के साथ, दैट इज इंटरेस्ट के साथ, वो पैसे रिटर्न मिलते हैं और एक सिक्योरिटी भी मिलती है कि बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं। तो लोग बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं। और अगर बैंक में हम एक अकाउंट होल्ड करते हैं तो हमें कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है।
ट्रांजैक्शन को कैश में नहीं करना है। अगर हमें कैशलेस ट्रांजैक्शन करने हैं तो हम, अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम उन्हें पैसे की जगह में वो चेक इशू करा सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट डाल के। तो वो इंसान जाके बैंक में वो चेक यूज करके वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है। Then we will discuss what is credit, that is loan activities by bank. So a process when lender provides money to borrower at a promise of future payment. क्रेडिट क्या है? अगर मैं किसी से कुछ पैसे उधार ले रही हूँ और मैंने उसके बदले में उन्हें एक प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पैसे उन्हें वापस करूँगी और कुछ ज़्यादा पैसे वापस करूँगी जो कि इंटरेस्ट है, तो ये प्रोसेस है क्रेडिट। और ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट सिर्फ पैसे लेने के बेसिस पे ही हो। क्रेडिट हम गुड्स पे भी ले सकते हैं, कोई सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर हम कोई रेंट पे नहीं कर रहे हैं, हमने उन्हें प्रॉमिस करा है कि हम कुछ टाइम बाद वो रेंट पे करेंगे, तो ये भी एक क्रेडिट पे आ जाएगा। और अगर हम किसी से कोई सामान उधार ले रहे हैं, किसी शॉपकीपर से कोई सामान उधार ले रहा है और उन्हें ये कह रहे हैं कि हम उनके पैसे कुछ समय बाद दे देंगे, तो ये भी क्रेडिट के अंडर आ जाएगा। सो हम देखेंगे कि बैंक किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बैंक है क्या। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो ये बैंक है। बैंक में लोग क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं। तो जो लोग पैसे जमा करते हैं उन्हें हम डिपॉजिटर्स कहते हैं। डिपॉजिटर्स बैंक में पैसे जमा करते हैं और बैंक उन पैसों को क्या करती है? वो अपने साथ कुछ अमाउंट अपने पास रखती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अपने पास रखती है ताकि जब डिपॉजिटर्स को उनके पैसों की जरूरत पड़े तो वो इजीली विड्रॉल कर सके। लेकिन जो बाकी के जो पैसे होते हैं वो बैंक लोन पे दे देती है या फिर इन्वेस्ट कर देती है। और जो लोग लोन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं बोरोवर्स। सो डिपॉजिटर्स बैंक में पैसे जमा करते हैं और बोरोवर्स बैंक से पैसे लेते हैं एज ए लोन। तो बैंक क्या करती है? बैंक जो पैसे लोन पे देती है या फिर इन्वेस्ट करती है जो पैसे, बैंक वो इन्वेस्ट क्यों करती है? ताकि बैंक को उससे कुछ फायदा हो। बैंक जो पैसे लोन में दे रही है बोरोवर्स को, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बोरोवर्स जब वो पैसे बैंक को वापस करते हैं तो वो जो पैसे उन्होंने लिए हैं वो तो पैसे देते ही हैं, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक का इनकम हो जाता है और उस इनकम से बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करती है और बाकी के पैसे बैंक अपने साथ रखती है जो कि बैंक की अपनी इनकम हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है बैंक के लोन प्रोसेस का। Then we will discuss types of credit. So as you can see that there are two types of credit, that is formal and informal. So informal loan क्या होता है? ये informal loan क्या होता है? ये organized होता है और informal loan होता है unorganized। जो सारे जो प्रोसेस होते हैं लोन देने के लेने के, वो फॉर्मल बैंक में वो फॉर्मल वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो कि आरबीआई के अंडर में होते हैं। आरबीआई सारे फंक्शंस को सुपरवाइज करता है। लेकिन इनफॉर्मल लोन में क्या हो जाता है? वहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है। फॉर्मल लोन में क्या होता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो लो होती है, लोगों को कम इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल में होता है बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्पेसिफाइड नहीं रहती है, वहाँ पे लोग अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी लगा देते हैं। तो फॉर्मल लोन की एग्जांपल्स हो गए बैंक्स, जो पैसे हम बैंक से लेते हैं या फिर कोऑपरेटिव से लेते हैं वो फॉर्मल लोन में आ जाएंगे। और इनफॉर्मल लोन में हो जाएंगे जो पैसे हम मनी लेंडर से उधार लेते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से उधार में जो पैसे लेते हैं वो इनफॉर्मल लोन में आ जाएंगे।
नाउ वी विल सी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जैसे अगर हम किसी से कुछ पैसे उधार ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमें कैसे भी पैसे दे देगा बिना कुछ पूछे, बिना कुछ इंक्वायरी के, और बैंक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे बैंक में जब हम पैसे लेने जाते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमें उसे मानने पड़ते हैं, तब जाके वो हमें लोन सैंक्शन करते हैं। सो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, फिर कोलैटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हमें कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी होती है बैंक को, ताकि बैंक के पास एक एज ए सिक्योरिटी रहे कि हाँ हम जिन्हें पैसे दे रहे हैं हम उन्हें जानते हैं। उसमें उनकी आइडेंटिटी रहती है, उनके एड्रेस रहते हैं, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहता है उसमें। कोलैटरल, the asset that borrower owns and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid. So collateral क्या है कि वो asset जो हमारा है, हम as a guarantee जो हमें मनी लेंडर है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम किसी चीज को किसी के पास गिरवी रखते हैं और उसके बदले में हम उनसे कुछ पैसे लेते हैं, तो कोलैटरल वही है जो कि बैंक को एक सिक्योरिटी देता है कि हाँ ठीक है, अगर हम इन केस अगर हम उस टाइम लिमिट के बाद वो पैसे रीपे करने में एबल नहीं है तो बैंक उस एसेट को यूज कर सकता है कंपनसेट करने के लिए। सो हमने अभी तक जो पढ़ा वो इंक्लूड करता था मनी, बैंकिंग, क्रेडिट्स एंड इट्स फंक्शंस। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आई होप कि आपको ये So here I'll end the discussion and I hope you guys will enjoy this. And अगर आप लोगों को इसमें कोई issue हो रहा है तो you can ask me in comments and I'll try to explain that. Thank you. बहुत बढ़िया। आज क्या बोले, शब्द नहीं है कहने को, बहुत अच्छा प्रयास तुम्हारा था। तुम्हारे बचपन की तस्वीर मेरे सामने आ रही थी जब तुम पढ़ा रही थी, तो वही छोटी ऋतु हमको याद आ रही थी जो तुम गोदी में बैठ के खेलती थी, पढ़ती थी यहाँ पर, वो चेहरा तुम्हारा याद आ रहा था। और हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तुम डिस्क्राइब करोगे। बहुत अच्छा तुमने प्रयास किया है और यही चीज है जो तुमको सफलता के शिखर पर ले जाएगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। इंसान जब बढ़ता है आगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, एक एक सीढ़ी वो चढ़ता है। आज तुमने पहली सीढ़ी चढ़ी है और हमको उम्मीद है कि तुम आखिरी सीढ़ी भी चढ़ोगी और स्कूल का नाम जरूर रोशन करोगी। मेरी जो उम्मीद तुम्हारे साथ है कि तुम जरूर कुछ बनोगी, जरूर लाइफ में कुछ अच्छा करोगी। तो हमको लगता है कि ये पहला सीढ़ी जो तुमने चढ़ा है वो काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं बोलने को। तुम एक लाइन में बताओ कि तुमको आज पढ़ाने के बाद आज कैसा लगा? It was a great experience here. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके बाद मैं इतने अच्छे से समझा पाऊंगी, मुझे इतना अच्छा रिव्यू मिलेगा। So I'm feeling very happy. Thank you so much sir for giving this opportunity. Thank you. चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एक बार उसके लिए घर पर बैठकर ताली बजाएंगे। इससे आपके बच्चों का हौसला हमेशा बढ़ता है। ये बात मैं हमेशा से कहता रहता हूँ। तो चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।